हमें आज एक नए चैप्टर की शुरुआत करनी है। जनसंख्या भूगोल में कुछ सिद्धांत हैं, उन्हीं सिद्धांतों पे हम बात करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, जिस पे हम आज बात करेंगे। जनसंख्या भूगोल का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है, जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में देखेंगे क्या बातें कही गई है सिद्धांत में, मुख्य रूप से जनसंख्या के संबंध में। और ये जनसंख्या विश्व स्तर पे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि भारत में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किस हद तक लागू होता है। तो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, इसका जो प्रतिपादन है, जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया या इसके विचार को प्रस्तुत किया, उनका नाम एक थे थॉमसन, ये एक विद्वान हैं, और नोटेस्टीन। इन दोनों लोगों ने मिल करके इस सिद्धांत को दिया, इसकी विचारधारा को प्रकट किया और सोच समझ करके जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत पर उन्होंने विस्तृत चर्चा की। और ये सिद्धांत, कोई भी थ्योरी दी जाती है या कोई भी विचारधारा जो डेवलप होती है, वो किसी क्षेत्र विशेष में एक सर्वे के बाद ही दिया जाता है। तो इन्होंने भी एक सर्वे किया, इसका जो आधार बना इनके संक्रमण सिद्धांत का, वो आधार थे विकसित देशों में जनसंख्या का क्रमिक विकास के प्रारंभ में कैसा था समाज, और फिर आज जो देश विकसित हैं, इनके बीच का जो संक्रमणकालीन अवस्थाएं रही हैं कि कैसे कैसे ये डेवलप हुए हैं और ये डेवलप कंट्रीज़ बने हैं, विकसित देश बने हैं। क्या ये विकसित देश पहले से थे? तो ऐसा है नहीं। कोई भी समाज प्रारंभ में प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों पर डिपेंड करता है, अशिक्षित होता है, फिर धीरे धीरे उनका विकास होता है और वो विकसित देश के रूप में स्थापित होते हैं। तो इन्होंने जो सिद्धांत दिया, उसके लिए अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों में सर्वे किया, और जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां होती हैं, जैसे जन्म दर है, मृत्यु दर है, वृद्धि दर है, ये जनसंख्या की नेचर है कि अगर कहीं पे जनसंख्या है, पॉपुलेशन कहीं पे है, तो उसमें ये 3 गुण पाए जाएंगे। ये 3 क्वालिटी निश्चित रूप से है कि उस क्षेत्र की जनसंख्या में मृत्यु भी हो रही है और उस क्षेत्र की जनसंख्या में जन्म भी हो रहा है। तो अगर मृत्यु कम हो रही है, जन्म अधिक हो रहा है, तो प्राकृतिक वृद्धि दर भी हो रही है, बढ़ रही है, यानी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। और यदि मृत्यु जनसंख्या की अपेक्षा अधिक हो रही है उस क्षेत्र की जनसंख्या में, जन्म की अपेक्षा मृत्यु अधिक हो रही है, तो फिर जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि हो रही है। तो ये 3 प्रवृत्तियां हैं जो किसी भी समाज में, किसी भी क्षेत्र में, और किसी भी देश हो या कोई महाद्वीप हो, हर जगह पे ये 3 प्रवृत्तियां पाई जाएंगी यदि वहाँ पे जनसंख्या है। इन्हें बोलते हैं जनसांख्यिकी प्रवृत्तियां या पॉपुलेशन नेचर्स उस क्षेत्र विशेष में। ठीक है, इन्होंने विकसित देशों में एक सर्वे किया और उसमें जनसंख्या की प्रवृत्तियों पर इन्होंने अपनी बातें कही। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इनका नाम यूजीसी में नाम पूछ लेता है सीधा सीधा कि संक्रमण सिद्धांत, और उसके दूसरे साइड नाम दे करके मैच करने के लिए क्वेश्चन देता है, मिलाने के लिए क्वेश्चन देता है। तो विकसित देशों की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर इन्होंने विचार किया, जनसंख्या प्रवृत्तियों पर विचार किया, और विचार करने के बाद में इन्होंने पाया कि जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो समय काल में परिवर्तित होती रहती हैं। जैसे कभी जनसंख्या में जन्म दर अधिक है तो मृत्यु दर कम हो गई है। कोई ऐसी संक्रमणकालीन स्थिति आती है जब जन्म दर कम हो जाता है, मृत्यु दर अधिक हो जाती है। और इन दोनों के कम या ज़्यादा होने से जनसंख्या में वृद्धि जो है वो कम या ज़्यादा होने लगती है। जब इन सब बातों को इन्होंने ध्यान दिया और नोटिस किया कि ऐसा हो रहा है कि विकसित देशों में आज जनसंख्या की जन्म दर और मृत्यु दर क्या है और इससे पहले क्या थी, तो इन्होंने पाया कि शुरू से लेकर के, प्रारंभ से और आज यानी विकसित होने तक की प्रक्रिया में जनसंख्या पर वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक या आर्थिक व्यवस्था जो है उसका प्रभाव पड़ता है, और उसके प्रभाव में जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो बदलती रहती हैं। तो विचार किया और पाया कि
समय अनुसार जनसंख्या प्रवृत्ति में परिवर्तन होता है, यानी जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर में परिवर्तन होता है। ये बात इन्होंने नोटिस किया। किसी भी जनसंख्या, यानी सर्वे तो इन्होंने किया 2-4 देशों का, लेकिन पाया कि अगर ऐसे 4-6-10 देशों में अगर ऐसी स्थितियां हैं तो उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग देश में जो जन्म दर है, मृत्यु दर है, या जनांकीय प्रवृत्ति कह सकते हैं आप एक शब्द में, कि उसमें परिवर्तन होता रहता है, और वो 4 अवस्थाओं या 5 अवस्थाओं से होकर के वो समाज आज विकसित समाज में बदल पाता है। और होता क्या है कि जैसे जैसे ये समाज बदलता जाता है वैसे वैसे वो विकसित होता जाता है, यानी सामाजिक व्यवस्था जो है किसी भी देश की, वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है उस देश पे। जो जनसंख्या प्रवृत्तियां हैं उस देश की जन्म दर या मृत्यु दर, उसके परिवर्तन में। तो जो जन्म दर, मृत्यु दर या वृद्धि दर परिवर्तनशील है, तो इसका मतलब हो गया कि जनसंख्या का पूरा विकास क्रम जो है अल्प विकसित से और विकसित देश होने तक कुछ अवस्थाओं में होगी। तो इन दोनों लोगों ने इस सर्वे के बाद में इन प्रवृत्तियों को नोटिस किया और फिर कहा कि समाज 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। ठीक है, तो जनसंख्या विकास 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। प्रारंभ में मानव या समाज पशुपालक, कृषिकर्ता इस भूमिका में रहता है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलापों में जीवन यापन करता है, लेकिन समय के साथ साथ ये कृषि प्रधान से औद्योगिक प्रधान होने लगता है, अशिक्षित से शिक्षित होने लगता है, ग्रामीण से फिर शहरी होने लगता है, और धीरे धीरे करके जनसंख्या विकसित समाज में बदल जाती है या विकसित देश में परिवर्तित हो जाती है। इन्होंने 4 अवस्थाओं में जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत को बताया कि ये 4 अवस्थाएं हैं जब समाज में परिवर्तन आता है। पहली अवस्था में समाज बहुत पिछड़ा हुआ होता है, दूसरी अवस्था में थोड़ा सा उसमें सुधार आता है, फिर तीसरी अवस्था में और ज़्यादा सुधार आता है और समाज में परिवर्तन होता है, चौथी अवस्था में एकदम से विकसित हो जाता है। इस तरह की इन्होंने 4 अवस्थाएं जनसंख्या संक्रमण की या सिद्धांत के 4 अवस्थाओं में बांटते हैं। बाद में एक कोलिन क्लार्क नाम के विद्वान हुए जिन्होंने इनके विचारों से सहमत हो गए, और उन्होंने बताया कि नहीं, अब समय ऐसा है कि 4 अवस्थाओं में ही नहीं बल्कि समाज के विकास की जो पूरी प्रक्रिया है अल्प विकसित से लेकर के विकसित तक, उसमें एक स्टेजेज और जुड़ जाता है। और इन्होंने जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाओं को बताया। ये 5वीं अवस्था इनकी है। यानी शुरुआत में नोटेस्टीन या थॉम्सन के द्वारा समाज विकास में जनसंख्या संक्रमण की 4 अवस्थाएं बताई गई, लेकिन बाद में कोलिन क्लार्क ने इनमें 5वीं अवस्था को जोड़ करके जनसंख्या संक्रमण की विकास या समाज के डेवलपमेंट को 5 अवस्थाओं में बांटते हैं और बताते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में समाज किस भूमिका में रहा है, कैसे कैसे इनका विकास क्रम पूरा हुआ है अल्प विकसित से और विकसित समाज तक की। तो इस सिद्धांत में हम यही सीखेंगे कि इन अवस्थाओं में क्या स्थितियां रही हैं, जनसंख्या की जो प्रवृत्ति है क्या उसमें परिवर्तन आता है, जन्म दर और मृत्यु दर या वृद्धि दर में क्या चेंजिंग आती है। इस सिद्धांत में हम इसी बात को मुख्य रूप से समझेंगे। ठीक है, मेन बात ये कह रहा है पूरे जनसंख्या सिद्धांत में कि जो समाज है या जनसंख्या की जो प्रवृत्तियां हैं वो उस देश या उस समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं का मतलब यहाँ पे हुआ कि सांस्कृतिक व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था, इन पे निर्भर करता है कि कोई समाज कैसा होगा। इस सिद्धांत में हम यही सीखेंगे कि उस क्षेत्र विशेष की जो सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक या फिर आर्थिक क्रियाकलाप है या आर्थिक परिवर्तन है वो तय करेगा उस देश के समाज कैसा है, अल्प विकसित है, विकासशील है या फिर विकसित है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें परिवर्तन आएगा सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में, वैसे वैसे जनसंख्या की प्रवृत्तियां बदलेंगी, यानी जन्म दर बदलेगा, मृत्यु दर बदलेगी और वृद्धि दर बदलेगी। पूरे सिद्धांत में हम इसी बात को केंद्र में रखकर देखते हैं कि क्या वो समाज पहले स्टेज में कैसा है, और जब समाज पहले स्टेज में अगर बहुत परंपरागत है
तो फिर जन्म दर और मृत्यु दर पे उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसमें कोई चेंजिंग आएगी थोड़ा सा आगे चल के या नहीं आएगी। ठीक है, तो देखते हैं जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की उन 5 अवस्थाओं को। देखिए कभी कभी सवाल आपसे पूछा जा सकता है अवस्था को लेकर के, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 4 अवस्थाएं तो थॉमसन या नोटेस्टीन महोदय द्वारा दिया ही गया था, 5वीं अवस्था बाद के भूगोलवेत्ताओं ने जोड़ा, बाद के विद्वानों ने इसमें जोड़ा, क्योंकि उन्होंने ये भी नोटिस किया कि 4 अवस्थाओं के बाद में एक अवस्था ऐसी भी आती है जब समाज में थोड़ा सा परिवर्तन और आता है, जन्म दर या मृत्यु दर यानी जनसांख्यिकी प्रवृत्तियों में चेंजिंग आती है। तो इस चीज़ को उन्होंने नोटिस किया और 5वीं अवस्था भी उन्होंने बताई। तो प्रथम अवस्था पे बात किया जाए, इन्होंने जो 4 अवस्थाओं में बांटा है पूरे समाज के विकास को, उसमें प्रथम अवस्था में समाज कैसा था, जन्म दर कैसी थी। तो प्रथम अवस्था में जन्म दर अति उच्च, या कह सकते हैं बहुत अधिक थी जन्म दर। ऐसा क्यों था अभी हम चर्चा कर रहे हैं, अति उच्च थी। मृत्यु दर भी उस समय बहुत अधिक होती है। कब, जब कोई देश या समाज संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में होता है तो मृत्यु दर भी अधिक होती है। तो अगर जन्म दर अधिक हो रही है, मृत्यु दर अधिक है, तो फिर वृद्धि दर क्या होगी। दोनों उच्च हैं। अब मान लीजिए कि भले ही एक साल में किसी क्षेत्र में 10,000 लोग जन्म ले रहे हैं, लेकिन 10,000 लोग जन्म लेना मतलब हो गया कि जन्म दर वहाँ पे अधिक है, पर वहाँ पे 10,000 लोग मर भी जा रहे हैं, उनकी मृत्यु भी हो जा रही है, तो मृत्यु दर भी अधिक है। तो अगर 10,000 में से 10,000 लोग निपट गए तो फिर वृद्धि कितने की हुई। तो दरअसल वृद्धि जो हुई वो एकदम जीरो होगी, या आप कह सकते हैं अति न्यून वृद्धि हुई, यानी बहुत कम वृद्धि होगी। अब जन्म दर उच्च क्यों होती है। देखिए प्रारंभिक जो समाज होता है उस समाज की स्थितियां क्या होती हैं। जब संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में कोई देश या कोई क्षेत्र होता है तो उसकी स्थितियां कैसी होती हैं। पहली चीज़ तो वो परंपरागत समाज, भाई उस समय वो परंपरागत समाज है, अंधविश्वास, रूढ़ियाँ। आज भी हम विकासशील और विकसित के बीच में चल रहे हैं, अर्थात भारत, पर आप देखेंगे कि ऐसे आज भी किसी के बीमार होने पर सीरियसली 2 काम किए जाते हैं, पहला तो हॉस्पिटल और दूसरा किसी बाबा के यहाँ अर्जी लगाते हैं लोग। इनफैक्ट एक्सीडेंट भी हुआ है तो उसके लिए भी झाड़ फूक को महत्व देते हैं। आज का समाज भी ऐसा है, यानी आज भी हम परंपरागत रूप से क्या हैं, अंधविश्वासी हो गए हैं, और एक लंबे समय से अंधविश्वास रहा है और वो आज भी समाज में विद्यमान है। जबकि हम आज शिक्षित समाज में धीरे धीरे बदल रहे हैं और देखा जाए तो विकसित और विकासशील के बीच में हम हैं, ऐसी स्थिति आ गई हमारी। फिर भी हमारे अंदर अभी भी अंधविश्वास की ठीक ठाक बातें सामने आती है। उदाहरण ऐसे बहुत सारे आप देखते होंगे, वायरल वीडियो, न्यूज़, जहाँ पे बताया जाता है कि किसी को सांप डस लिया है और वो झाड़ फूक के चक्कर में जान गंवा बैठा। ये जानते हुए भी कि लोग जानते हैं कि इसको सांप ने डसा है, सांप ने काटा है, इसके शरीर में विष फैला है, इसके बावजूद वो हॉस्पिटल बाद में पहुंच रहे हैं, पहले बाबा के पास पहुंच रहे हैं। तो जो बच्चा सांप के डसने से, हॉस्पिटल में जाने से बच सकता था, बाबा के यहाँ जाने से वो विष की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो फिर मृत्यु दर क्या है, मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। अगर समाज अंधविश्वासी है, अब किसी को मेंटली डिसऑर्डर है कोई और वो बार बार उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो आप किसी मेंटल हॉस्पिटल या किसी अच्छे सर्जन से, डॉक्टर के बजाय बल्कि आप ऐसे बाबा या फिर ऐसे पुजारी के पास जाना पसंद करते हैं जहाँ पे आपको लगता है कोई चमत्कार हो जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। वो सिलसिला चलता रहता है और कभी एक स्टेज आता है जब सामने वाला जो बीमार इंसान है उसकी वो शारीरिक रूप से असक्षम हो जाता है, तो उसके द्वारा ये जो अंधविश्वास पे काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मृत्यु दर में वृद्धि कर रहा था। पहले तो अब चूँकि बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले के समाज में ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी, अति थी। इनफैक्ट किसी को हार्ट अटैक भी आ रहा है ना, तो पुजारी बता ही देते थे कि बाहरी कोई शक्तियां हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं। अब पता लगा कि कहते हैं हार्ट अटैक आने के बाद 1 घंटे का जो समय होता है वो गोल्डन आवर होता है, और उस गोल्डन आवर में आपने अगरबत्ती और धूपबत्ती पे लगा दिया और हॉस्पिटल जाते जाते आप उस पेशेंट को ले डूबे। तो अंधविश्वास की वजह से समाज में काफ़ी हद तक
जो मृत्यु दर थी उसमें वृद्धि होती थी। इसी प्राथमिक अवस्था में समाज अशिक्षित है, तभी ये सारी समस्याएं हैं ही। अब जब आप अशिक्षित हैं, आप रूढ़वादी हो चुके हैं, अंधविश्वासी हैं, तो फिर आपका स्वास्थ्य किस स्तर पे होगा? इसमें कोई शक नहीं कि अब आप साइंस पे भरोसा करते नहीं है, झाड़ फूक पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो अगर कोई बीमार हुआ तो आप उसी के पास जाएंगे, और जब तक आप पूजा पाठ कराएंगे तब तक वो चल बसा। तो स्वास्थ्य क्या होता है, जब पहले के समाज में देखेंगे आप तो महामारी फैलती थी। छोटी माता बड़ी माता का जो कॉन्सेप्ट है भारत में, इस तरह के जो संक्रामक रोग होते हैं उस समाज में जब कभी ऐसा कोई इनकी चपेट में जब आते हैं लोग, तो आज भी देखा जाता है कि अगर छोटी माता बड़ी माता जैसी समस्या आ गई किसी के पास है, तो उसके लिए दवा पे बहुत कम ध्यान देते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि थोड़ा सा पूजा पाठ करा के और साफ़ सफाई रखो, वो ठीक हो जाएगा। साफ़ सफाई का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सही है कि ये संक्रामक रोग है, और अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो वायरल जो फैलने की दर है वो कम हो जाएगी, यानी परिवार के और सदस्य उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। लेकिन अगर उसका ट्रीटमेंट कराया जाए, वैक्सीनेशन कराया जाए, तो सही हो सकता है जल्दी। भाई अगर इम्यूनिटी कमज़ोर है किसी के और आप पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो शायद हो सकता है कि वो ना झेल पाए उसको। तो जब उस समय कोई बीमार होता है, यानी इस समाज में जब कोई प्राथमिक अवस्था में जब समाज रहता है और इस समाज में जब कोई बीमार होता है, तो दवाओं को महत्व नहीं बल्कि पूजा पाठ और पुजारी, इन सब पे ज़्यादा भरोसा होता है लोगों को, और ये भी अपने अनुभव के आधार पे ट्रीटमेंट करते हैं जो कर पाते हैं। लेकिन 100 में एक आध दो बच गए तो बच गए, नहीं तो फिर लगभग में ये जो महामारी की स्थिति आती है इसमें कोई पूजा पाठ काम नहीं आता, और दवाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि इस समाज में कहाँ उतना मेडिकल सेक्टर भी स्ट्रांग होता है। परिणाम ये होता है कि डेथ रेट जो है वो अधिक हो जाती है। जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे डिपेंड करती है, और कृषि भी बहुत अच्छे स्तर पे नहीं होती है, तो इस वजह से गरीबी भी रहती है। तो कृषि पर प्रधान अर्थव्यवस्था, और वो भी पिछड़ी हुई कृषि, तो ये समाज ऐसी हालत से गुजर रहा होता है। परंपरागत रूप से जो कृषि होती है खाने पीने के लिए हो गई, तो इस समाज की ये सारी समस्याएं होती हैं, और यही वजह है कि ये जन्म दर जो है और मृत्यु दर, अब मृत्यु दर जो अधिक होती है, अब आपने देखा कि कारण क्या है, लेकिन जन्म दर क्यों अधिक होती है? दरअसल जन्म दर मृत्यु दर की वजह से ही अधिक होती है। अब ये एक लंबे समय तक ये समाज इस अवस्था में रहता है, तो उसकी एक मानसिकता डेवलप होती है कि जब मान लीजिए कि महामारी, बीमारी, भूखमरी, ये सारी समस्याएं हैं, उस समय अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पा रहा है, अच्छी इनकम नहीं है, और इस वजह से डेथ रेट बढ़ गई है, मृत्यु हो जा रही है। अब पता लगा 4 बच्चे हुए और किसी बीमारी के कारण, कोई वायरस के कारण वो 4 के चारों की डेथ हो गई। तो फिर अब जो माँ बाप हैं उन्होंने क्या सोचा कि 4 बच्चे थे और आज एक भी नहीं है, तो फिर एक दूसरे बच्चे की चाहत रखेंगे। तो 4 तो जन्म हुआ था, 4 की डेथ हो गई, लेकिन एक 5वां बच्चा भी कुछ दिन बाद पैदा होगा। अगर वो बच गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं तो उसकी भी डेथ होने की संभावना अधिक ही होती है। अब पता लगा कि पड़ोसी देख रहा है ये चीज़, अब उसके 5 बच्चे हुए और 5ओं की डेथ हो गई, आज घर में कोई नहीं है, पड़ोसी देख रहा है जो अभी तक शादी भी नहीं किया है, तो उसने पहले ही सोच लिया है कि यार उनके तो 5 बच्चे थे, 5ओं की डेथ हो गई, पता नहीं मेरे 5 हो और क्या पता उनकी भी डेथ हो जाए, तो फिर हमारी अगली पीढ़ी कैसे होगी। और ये जो विचार उसके मन में आया, ये ढंग से बैठ गया दिमाग में कि नहीं, हमको संख्या जो है वो बढ़ाते रहना है, यानी हम 8-10 रखेंगे, कम से कम 5-6 की अगर डेथ भी हो गई तो 2-3-4 तो बचेंगे। ये जो मानसिकता बनी समाज की, इस मानसिकता की वजह से जनसंख्या में वृद्धि जो है वो तीव्र हो गई। मैं एक व्यक्ति की मैं एग्जांपल आपको दिया हूँ, और मैं इस पूरे समाज की बात कर रहा हूँ। जब भी समाज इस अवस्था में होता है, उस समाज में आप ये मानसिकता होती है। मैंने कई लोगों से जो बातें भी की इस विषय में, क्या कारण था कि लोग ज़्यादा बच्चे पैदा करना पसंद करते थे। उन्होंने सीधा सीधा कहा कि अरे भैया, पता लगे कोनो बीमारी आई और सबके सब नहीं बचे, एको बच्चे, तो फिर पानी कौन देगा लास्ट में, हाँ, हमारा ख्याल कौन रखेगा। और इसी डर से, यानी बच्चों की मृत्यु दर जो अधिक थी, मृत्यु के डर से वो जनसंख्या में वृद्धि करने लगे।
भाई जहाँ 10 हैं वहाँ 4-6 की डेथ हो सकती है, 7 की हो सकती है, तब भी 2-3 तो अंतिम समय तक बच ही जाएंगे। तो ये मानसिकता, और ये बात सही भी थी कि उस समय जन्म भी हो रहा था अधिक, 10, 12, 15 बच्चे भी हो रहे थे, और उनमें से मैक्सिमम की मृत्यु भी हो जा रही थी। तो डेथ रेट और बर्थ रेट ये दोनों लगभग एक समान थी। तो जब जितने जन्म ले रहे हैं उतनी की मृत्यु हो जा रही है, तो फिर वृद्धि दर क्या होगी? अति न्यून होगी, वृद्धि दर बहुत कम होगी। तो अब इस समय जो हालत थी समाज की, ये तो हो गई इनकी पर्सनल कि वो क्या इकोनॉमी है, उनकी क्या मेंटलिटी है। लेकिन जो राज्य की बात की जाए कि राज्य की क्या स्थिति थी होती है इस समाज में, तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है? राजतंत्रात्मक व्यवस्था होती है। अब राजतंत्र है, आज की तरह लोकतंत्र तो है नहीं। तो अगर इस अवस्था में राजतंत्र है तो फिर उसकी विशेषताएं आप देख लीजिए कि अगर 90 किलो एक क्विंटल अगर गेहूं खेत में पैदा हुआ तो कर के रूप में ही 50 किलो पहुंचा देना है राज्य के पास, तो खाने के लिए और भी नहीं बच रहा है। राजतंत्र में रोजगार जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, मजदूरी होती है, बेगारी होती है, जितना राजा दे दे उतना आपको मिल गया। और इतिहास में ऐसे बहुत कम ही राजा हुए हैं जो प्रजा के लिए थे, अन्यथा वो अपनी सुख सुविधाओं और अय्यासी पे ही काम किए हैं। तो प्रजा जाए भाड़ में, वो राजा हैं तो राजा हैं। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहीं ना कहीं समाज को इस स्तर पे रखने के लिए जिम्मेदार थी। अब वैध राज्य के में दवा की सप्लाई करें, जड़ी बूटियों की, या फिर समाज में उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये सारी चीज़ें मुश्किलें थीं। कहीं ना कहीं उसके लिए राजतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था भी जिम्मेदार थी, क्योंकि जो कर होता था, टैक्स होता था, वो इतना उच्च रहता था कि जो इनकम होती है उन गरीबों की, उसका एक मैक्सिमम पार्ट राज्य को दे दिया जाता था। फिर चाहे वो फसल के रूप में हो या फिर धन के किसी भी रूप में होता था, पर जाता था राज्य के पास। अब दूसरे स्टेज में आए अगर, तो देखा जाए इस प्रथम अवस्था में समाज एक लंबे समय तक रहता है, और फिर इसमें थोड़ी सी चेंजिंग आने लगती है। और फिर इन्होंने, नोटेस्टीन ने बताया कि अब समाज की दूसरी अवस्था आती है। दूसरी अवस्था इन्होंने बताया कि दूसरी अवस्था में जन्म दर क्या हो जाती है? उच्च रहती है। यानी जन्म दर में कोई विशेष चेंजिंग नहीं आता है। इस अवस्था की जो विशेषता होती है कि जन्म दर उच्च रहती है, लेकिन इस अवस्था में मृत्यु दर कम होने लगती है। यानी कहें तो आप घटते दर से वृद्धि। वृद्धि तो हो रही है, मृत्यु दर हो रही है, मृत्यु दर में वृद्धि है, आज भी मृत्यु दर है, लेकिन वो घट रही है। जहाँ एक साल में 100 लोगों की डेथ होती थी, तो वहीं अब ये धीरे धीरे 80, 70, 75, 65, 60 पे आ रही है। इस तरह से ये बढ़ तो रही है, लेकिन घटते दर से, अर्थात नकारात्मक वृद्धि हो रही है। तो अगर जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर घट रही है, तो फिर वृद्धि दर क्या होगी? अति उच्च हो जाएगी। ये परिवर्तन आप देखने को मिलता है। अब बताइए, जब अति उच्च हो गई इसकी जो वृद्धि दर है, यही वो स्थिति है जब क्या होता है? जनसंख्या विस्फोट। यही वो अवस्था है, यानी दूसरी अवस्था जब जनसंख्या में विस्फोट होता है। दरअसल होता क्या है कि दूसरी अवस्था में समाज में एक बदलाव आता है कि अब राजतंत्रात्मक व्यवस्था दूसरी अवस्था में अब किस स्तर पे जा रही है? थोड़ा थोड़ा करके लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है, गणतंत्र की ओर बढ़ रही है। दूसरी बात कि अब विकास का कार्य भी शुरू हो रहा है, जैसे कि मेडिकल सेक्टर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आने लगता है, टीकाकरण अभियान वगैरह चलने लगता है। अब जैसे महामारी की वजह से जो डेथ हो जाती थी, उस डेथ को रोकने के लिए क्या होता है? टीकाकरण अभियान है, दवाओं का कैंप लगा करके इलाज करना। मेडिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होने लगता है। अब लोगों की मौत इस वजह से नहीं हो रही है कि उन्हें दवा नहीं मिल पाई है, सरकारें प्रोग्राम के तहत काम करना शुरू कर देती हैं।
अशिक्षित समाज चूंकि जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल साक्षर नहीं था, अब उसमें वो शिक्षा ग्रहण करने लगा है। सभी लोग तो नहीं, लेकिन क्या है कि अगर 7 परिवार में 7 सदस्य हैं तो 1-2 तो उसमें पढ़ा लिखा होगा ही। अब लोगों के मन में ये बातें आने लगी कि नहीं, मुझे पढ़ाना है बच्चों को। सारे बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन 1-2 तो पढ़ ही सकते हैं उसमें। तो अब हर परिवार में कोई ना कोई किताबों से जुड़ने लगा, और जो किताबों से जुड़ा वो तर्कों से जुड़ गया। अब उसकी अपनी तर्क बुद्धि काम करने लगी। तो जब वो तर्कों से जुड़ गया, तर्क बुद्धि काम करने लगी, उसकी लॉजिक उसको लगाने लगा, तो फिर उसके घर में अगर कोई बीमार हुआ तो उसने क्या कहा, ये नहीं कहा कि आप जाकर बाबा को दिखाओ किसी, यानी अब वो अंधविश्वास के खिलाफ खड़ा हुआ। तो अब उसने सलाह दिया कि थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हॉस्पिटल चले जाओ। तो अब वहाँ पर अंधविश्वास की जो मजबूती थी, जो पकड़ थी, वो धीरे धीरे क्या हुई, कमज़ोर होने लगी। रूढ़वादिता पे भी लॉजिक आकर के सिमट गया। तो जो तर्कों की कसौटी पे ये 2 चीज़ें तो निराधार साबित हो जाएंगी, आज भी हो रही हैं और पहले भी हो जाती, अंधविश्वास और रूढ़वादिता। ठीक है, तो ये परिवर्तन जो आने लगा समाज में, इस परिवर्तन की वजह से अब भाई खाना नहीं था, सरकार ने प्रोग्राम चलाया, भारत में हरित क्रांति आई, खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा, सिंचाई के साधन बढ़े, यानी जो लोग अब भूख से मर जाते थे। देखिए पहली अवस्था में क्या था कि लोग भूख से मरने लगते थे, भूखमरी फैलती थी और पूरा का पूरा शहर समाप्त हो जाता था, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था, महामारी आती थी, पूरा एक तरफ से सब सफा। लेकिन अब क्या हुआ कि दूसरी अवस्था में चिकित्सा व्यवस्था पे ध्यान दिया गया, तो बीमारी की वजह से डेथ रेट जो हो जाती थी अब वो जिंदा बचने लगी। पोषण पे ध्यान दिया गया, बहुत सारे पोषण अभियान चलाए गए, बहुत सारी योजनाएं चलाई गई सरकार द्वारा जो लोगों को पोषण दे सकें फ्री में। ऐसे कृषि प्रधान समाज अब धीरे धीरे करके उद्योगों की ओर आगे बढ़ने लगा। तो ये जो सुविधाएं बढ़ने लगी, ये सुविधाओं ने लोगों की मृत्यु को तो घटा दिया, मृत्यु दर कम हो गई, लेकिन उच्च दर, जो जन्म दर थी वो उच्च बनी रह गई। क्यों? क्योंकि जो मानसिकता थी लोगों की कि नहीं 10, 12, 15 बच्चे होने चाहिए, इस मेंटलिटी में कोई चेंजिंग नहीं आया था। भाई हम सुविधाएं अचानक से दे दिए, जैसे मान लीजिए कि हम कोई सरकार आई और 5 साल की सरकार है और अगले साल उसने इन सारी सुविधाओं को लॉन्च कर दिया कि लोग जी भर पेट भर के खाओ और बीमार पड़ो तो दवा कराओ, काम नहीं है उद्योग है, आके रोजगार लो और पैसा कमाओ। शिक्षा व्यवस्था और अच्छी हो गई, लेकिन इतने ज़्यादा तो शिक्षित नहीं हो गए थे। आज भी साक्षरता इतनी 100% नहीं है, इनफैक्ट 80% भी नहीं गई अभी तक भारत की साक्षरता। तो उस समय कितनी रही होगी? परिणाम क्या हुआ कि जब लोगों का भरण पोषण होने लगा तो डेथ रेट तो कम हो गई, मृत्यु नहीं हो रही है, लेकिन जन्म दर बढ़ रही है। कारण क्या है कि लोगों की मानसिकता थी 10 से 15 बच्चों की, और वो बदलने को तैयार नहीं थे उस समय। तो अगर वो 1 साल भी अपनी इस मेंटलिटी को बनाए रखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि जनसंख्या का स्तर क्या होगा। भाई मौत एक भी नहीं हो रही है, अब थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि डेथ नहीं हो रही है, और जन्म 10 से 15 का औसत होता है, 10 से 15 के बीच में हर घर में बच्चे हैं। तो अगर 1 साल या 2 साल का भी ये समय हो गया जिसमें वो अपनी मानसिकता को नहीं बदले, यानी बच्चों की संख्या कम करने के बारे में नहीं सोचे, और वो यही सोचते रहे कि क्या पता कोई भूखमरी आए, महामारी आए या कोई बीमारी आए, हमारे 4 बच्चे की डेथ हो जाए, ना बचा पाए, तो ये सोच अभी भी थी लोगों की। तो जैसे ही सरकार ने इनको सुविधाएं दी, एग्रीकल्चर में इनको खाने के लिए भोजन मिलने लगा, तो जब इनके पास भोजन नहीं था तब तो 15 बच्चे थे ही, और अब तो भोजन हो गया खाने के लिए, अब बच्चे बीमार होंगे तो दवा भी मिल जाएगी उनको, तो 15 में 15 बच गए। तो जब 15 के 15 बच गए तो फिर जो कि वो व्यक्ति सोच रहा था कि 2-3 बचेंगे, लेकिन अब सरकार ने 15 बचा ली। 2 या 3-4 साल में जनसंख्या भयंकर तरीके से बढ़ गई, और इसीलिए जो दूसरा स्टेज आया इसका, दूसरी अवस्था, उसमें जनसंख्या विस्फोटक हो गई। विस्फोटक का मतलब हो गया बहुत तीव्र वृद्धि हो गई जनसंख्या में, और जब तीव्र वृद्धि हो गई तो उसी स्टेज को कहा गया कि ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। अफ्रीका महाद्वीप के या लैटिन अमेरिकी महाद्वीप के मैक्सिमम देश आज के समय में इसी अवस्था से गुजर रहे हैं, उनकी जन्म दर बहुत तेजी से बढ़ रही है।
वर्तमान समय में वो इसी अवस्था से गुजर रहे हैं। तो जब तक कि जनता को ये विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा अब बच्चों की डेथ नहीं हो रही है, अब अगर 2-3 बच्चे भी हैं ना तो उसमें से वो 3 के तीनों बच जाएंगे, ये विश्वास ही नहीं हो रहा था जनता को शुरुआती दौर में, क्योंकि वो खो चुकी थी, कई बार ऐसा हो चुका था, एक लंबे समय से हो रहा था कि बच्चे सारे के सारे मर जा रहे थे, मृत्यु हो जा रही थी। तो वो ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि सरकार कह रही है कि 4 बच्चे ही रखो यार, 4 बच्चे रखेंगे तो पता लगा चारों की डेथ हो गई तो फिर हम क्या करेंगे। ये बात जनता के बीच में थी। लेकिन जब बचने लगा और 10 साल 15 साल का समय बीता, तब जनता को भी लगने लगा, पब्लिक को भी लगने लगा कि बात सही है, अब कोई दिक्कत नहीं, अब अगर बीमार होता है बच्चा तो ठीक हो जाएगा, खाने की भी दिक्कत नहीं है, या फिर कोई और समस्याएं ऐसी नहीं हैं जो कि जिसकी वजह से हम जनसंख्या बढ़ा दें। तो धीरे धीरे वो जनसंख्या में कमी लाना शुरू करते हैं। लेकिन एक 15 से 20 साल 25 साल तक तो उनकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आता, और फिर स्थिति आती है तीसरी अवस्था की। ठीक है, तीसरी अवस्था में क्या होता है, अब जन्म दर में भी कमी आने लगी, क्योंकि अब लोग ज़्यादा जागरूक हो गए और उनको लगने लगा कि नहीं, अब बच्चों को ज़्यादा बच्चों को जन्म देने की बजाय कम बच्चों को ही जन्म दिया जाए, क्योंकि अब जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई है। पहले जैसा नहीं रहा कि भूखमरी से बच्चों की डेथ हो जाएगी, अब वो सब बचेंगे और रहेंगे, ठीक ठाक रहेंगे। तो अब लोगों ने जनसंख्या वृद्धि में कमी की और जनसंख्या घटते दर से, जन्म दर जो है वो घटते दर से बढ़ने लगा, घटती दर से वृद्धि हुई। मृत्यु दर निम्न हो गई, क्योंकि और भी सुविधाएं बढ़ी, धीरे धीरे मृत्यु दर निम्न हो गई। तो जब जन्म दर घटते दर से बढ़ रही है, मृत्यु दर निम्न है, इसका मतलब अभी भी जन्म दर क्या है, वृद्धि दर अधिक है। तो जो अति उच्च थी वो घटते दर से बढ़ रही है अब। ठीक है, ये तीसरी अवस्था की कहानी। यानी अब जनसंख्या थोड़ा थोड़ा करके क्या है, हरकत में आ रही है। आज का समय जो है भारत का, बात जिस तारीख में आप इस लेक्चर को सुन रहे हैं उस तारीख में अगर बात करूं तो आज भारत इसी अवस्था में है, तीसरी अवस्था में। दूसरी अवस्था में भारत 1970, 80, 85 के समय था, जब भारत में जनसंख्या विस्फोट हुआ था। जनसंख्या विस्फोट से समस्याएं क्या होंगी, इससे हम आगे चर्चा करेंगे क्लास में। अभी के लिए फिलहाल आप इतना समझिए कि जनसंख्या विस्फोट के कारण क्या थे। तो तीसरी अवस्था में जनसंख्या में वृद्धि, जन्म दर तो होती है लेकिन वो घटने लगती है जन्म दर, ठीक है। और मृत्यु दर चूँकि दूसरी अवस्था में ही कम हो गई थी, पर अब और कम हो गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी बीमारियों के भी इलाज हम कर ले रहे हैं। मेडिकल सेक्टर हमारा इतना डेवलप हो गया है कि हम उसको कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी व्यवस्था में अब चूँकि दूसरी और तीसरी अवस्था में ही सरकार बदलती है, राजतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली है अब वो क्या हो गई, लोकतंत्र हो गया। लोकतंत्र हो गया तो लोक कल्याणकारी योजनाएं चलने लगी, पॉलिसी चलने लगी। पोषण अभियान बहुत उच्च स्तर पर चलाए जा रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत का बहुत अच्छा हो गया है, हालांकि कमियां भी हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुविधाएं और संसाधन अब लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो आज जो भारत की स्थिति है वो ऐसी है। ग्रामीण समाज थोड़ा सा अभी दूसरी अवस्था में मिल जाता है कहीं कहीं, लेकिन मैक्सिमम भारत अब तीसरी अवस्था में पहुँच चुका है। कुछ ही दिन बाद हम चौथी अवस्था में होंगे, ठीक है। भारत, चीन, यानी आप कह सकते हैं कि जो विकासशील समाज है वो दूसरी से तीसरी अवस्था में पाया जाता है, यानी विकसित विकासशील देश, ठीक है। तो ये तीसरी अवस्था थी जिसमें जनसंख्या में वृद्धि जो होती है वो घटने लगती है, कम वृद्धि, यानी जनसंख्या कंट्रोल होने लगती है। इसके बाद फिर चौथी अवस्था की बात आती है जिसमें विकसित देश आते हैं। इसमें जन्म दर क्या होती है, निम्न हो जाती है, क्योंकि अब जन्म दर में वृद्धि संभव नहीं है और अब लोग इतना परेशान अवस्था में रहते हैं, इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाते। जन्म दर जो अब घट रही थी वो घटते घटते क्या हो गई, निम्न हो जाएगी, यानी बहुत बहुत निम्न तो नहीं लेकिन इतना हो जाएगी कि अब जनसंख्या में एक सामान्य वृद्धि दर्ज की जाएगी। मृत्यु दर तो अब निम्न पहले से ही है, ऐसा है नहीं कि अब मृत्यु दर बढ़ेगी। 2019, 20, 21 में कोविड के दौरान डेथ रेट में वृद्धि हुई है, लेकिन वो एक महामारी का स्टेज था,
बीमारी का समय था जो कि बीत गया। अब अगर जन्म एकदम निम्न हो रहा है, मृत्यु दर निम्न है, तो फिर जनसंख्या में वृद्धि क्या हो रही है, रुक जाएगी, कह सकते हैं आप स्थिर हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या में अब वृद्धि नहीं होगी, या होगी भी तो बहुत थोड़ा सा। ये चौथी अवस्था होगी। इसमें विकसित समाज है, जो विकसित देश हैं वो इसी अवस्था में है। शिक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी होती है, लोग साक्षर होते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, चीज़ों को काम करने वाले होते हैं। तो उनको लगता है कि यदि हम बच्चों को समय नहीं दे पा रहे हैं, 4 बच्चे हैं, चारों को हम समय नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास काम ज़्यादा है। तो उनको इतना समझ में आ रहा है कि अगर समय नहीं दे सकते हैं तो फिर उन बच्चों के साथ मजाक करना ठीक नहीं है। उससे अच्छा 1 या 2 ही हों जिनको हम पर्याप्त समय दे सकें, उनका मानसिक रूप से विकास हो या शारीरिक विकास हो, हम बेहतर तरीके से सुनिश्चित कर पाएँ। ये मानसिकता भी अब इस समाज में डेवलप हो गई, जिसकी वजह से अब जन्म दर जो है वो लिमिट में हो गई है और मृत्यु दर वैसे भी कम हो गई, क्योंकि अब मेडिकल सेक्टर और खाद्यान्न आपूर्ति जैसी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो अब इन दोनों के निम्न होने से वृद्धि जो है जनसंख्या में वो स्थिर हो गई। फिर बाद के विद्वानों ने, भूगोलवेत्ताओं ने इन चारों अवस्थाओं के बाद भी एक अवस्था जोड़ दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि कुछ देश ऐसे हैं जो इस विशेषता के अलावा भी एक और स्पेशली विशेषता रखते हैं। यहाँ तक तो जनसंख्या स्थिर हो गई, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि जनसंख्या स्थिर होने के बाद में क्या होगा। क्या हमेशा जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी? ऐसा नहीं है। जापान जैसे देशों में जनसंख्या माइनस होने की स्थिति में आ गई है। तो ये एक चिंता का विषय है कि अगर जनसंख्या नेगेटिव हो गई तो फिर क्या होगा। तो इस हिसाब से तो वो देश की एक उम्र तय हो जाएगी कि अब ये देश क्या हो रहा है, खत्म होने की स्थिति में आ रहा है। चिंताएं बढ़ जाएंगी लोग, सरकारों की भी, और उस देश का भविष्य क्या होगा, समाप्ति की ओर चलेगा। ये चीज़ नोटिस किया बाद के भूगोलवेत्ताओं ने कि जनसंख्या स्थिर हो गई, यहाँ तक तो सही है, लेकिन रुकने के बाद में जनसंख्या पीछे की ओर हटने लगी है, अब माइनस में जा रही है। क्यों? क्योंकि अब लोगों की मानसिकता में ये बात आ गई है कि सदिए नहीं करेंगे, छोड़ो, इतना काम है और इतना सारा बवाल, कौन टेंशन पाले, जिम्मेदारी कौन उठाए, बाहर की जिम्मेदारी उठाए, घर की उठाए। इस तरह की जो बातें आ गई लोगों के बीच में, वो जनसंख्या को माइनस करने लगी। और भारत में भी ठीक ठाक संख्या में लोग हैं और बड़े बड़े लोग हैं, चर्चित लोग हैं, जो शादी को महत्व नहीं दिए हैं। तो फिर शादी को जब महत्व नहीं देंगे तो जनसंख्या में वृद्धि होना एक बड़ी समस्या हो जाएगी कि जनसंख्या माइनस में जा रही है। और एक समय ऐसा आएगा जब ये मान लीजिए आज 10 लोग ऐसा कर रहे हैं, कल 15 लोग करेंगे, आगे चल के 20 लोग करेंगे। धीरे धीरे करके लगभग लोगों में ये मेंटलिटी लोगों की हो जाएगी कि बहुत हो तो 1 बच्चा हो, नहीं तो रहने ही तो ना हो। ये जो शादी ना करने की प्रवृत्ति आ गई लोगों में, इस वजह से भी। और एक दूसरी समस्या जो आज की लाइफ स्टाइल हो गई है वर्तमान समय की, उसमें दैनिक जीवन में इतनी व्यस्तता है लोगों के पास। ये चौथे स्टेज की हम बात कर रहे हैं, हम तीसरे स्टेज की बात नहीं कर रहे हैं। चौथे स्टेज में लाइफ स्टाइल है, सुख सुविधाओं का इतना ज़्यादा उपभोग होने लगता है कि जो फर्टिलिटी है, यानी प्रजनन दर है, वो भी कम हो गई, यानी प्रजनन क्षमता वो कम हो गई लोगों की। तो आज ये समस्या कि बच्चे ना होने की समस्या से भी लोग ग्रसित हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर 3 पेरेंट बेबी या IVF जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो 5वीं अवस्था आई उसमें क्या बात कह दी बाद के विद्वानों ने, ये जोड़ा गया है बाद में कि इसमें जनसंख्या नेगेटिव जा रही है। और कुछ देश हैं इसके एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा विकसित हो गए हैं, नॉर्वे है, जापान है। इन सब देशों में क्या है कि अब जनसंख्या माइनस में पहुंच रही है धीरे धीरे। तो 5वीं अवस्था में जन्म दर अति न्यून है, मृत्यु दर भी अति निम्न हो जाएगी। यहाँ निम्न थी लेकिन अब अति निम्न, मतलब कहीं कहीं 1-2 मिलेंगे। मृत्यु दर तो अति निम्न है ही, और ये ऋणात्मक वृद्धि। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5वीं अवस्था है जो आज स्वीडन है, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, ये सब देश क्या हैं, इतने विकसित हो गए हैं कि विकसित होने के बाद अब ये माइनस जनसंख्या की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ये जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की 5 अवस्थाएं हैं। अगली क्लास में हम इसका एक मॉडल देखेंगे, एक ग्राफ देखेंगे, और फिर देखेंगे भारत का समाज, स्पेशली भारत के परिप्रेक्ष्य में
कि जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की ये पांचों अवस्थाएं भारत में किस कालखंड में या किस किस टाइम पीरियड में पाई गई हैं। कब भारत की जनसंख्या में सामान्य वृद्धि हुई है, कब भारत की संख्या में जनसंख्या विस्फोटक की स्थिति आई है और क्यों आई है, फिर घटते दर से वृद्धि कब हुई है, और भारत की जनसंख्या की संभावनाएं क्या है कि वो स्थिर कब रहेगी और नकारात्मक कब जाएगी। इन सब बातों पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे आपसे।